हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल राहुल ट्यूटोरियल में। चलिए आज हम एक नया सब्जेक्ट प्रारंभ करने चल रहे हैं, साइंस। तो साइंस को आज हम प्रारंभ करेंगे दोस्तों। आप बताइएगा कि क्या हम साइंस आपको पढ़ाने के योग्य हैं कि नहीं। चलिए साइंस का हिंदी नेम क्या होता है? विज्ञान। SCINCE। साइंस को प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले आप यह बताइए, विज्ञान कहते किसे हैं? विज्ञान किसे कहते हैं? चलिए देखिए, रटा रटाया परिभाषा यह है कि सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को ही क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। ठीक है, यह आपको शुरुआती क्लास में ही बताया गया होगा कि सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को ही क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। लेकिन वास्तव में देखिए, विज्ञान दो शब्दों से मिला है। विज्ञान दो शब्दों से मिलकर के बना है, वी प्लस ज्ञान। वी का मतलब होता है दोस्तों विशेष। वी का मतलब क्या होता है? विशेष। और प्लस ज्ञान। प्लस ज्ञान। देखिए, किसी भी विज्ञान का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त कर लेना ही क्या होता है? विज्ञान कहलाता है। जैसे अगर हमें किसी भी चीज के बारे में, अगर हम उसके शुरू से लेकर अंत तक विशेष ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, विशेष जानकारी या विशेष चीजों को जान लेते हैं उसके बारे में, तो वही क्या कहलाता है? विज्ञान। और बाकी आप तो ये तो जानते ही होंगे, सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को ही क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। चलिए, यहाँ परिभाषा से बस इतना ही मतलब था कि विज्ञान किसे कहते हैं। चलिए, विज्ञान को 3 शाखाओं में बांटा गया है। विज्ञान को दोस्तों कितनी शाखाओं में बांटा गया है? 3 शाखाओं में बांटा गया है। विज्ञान की पहली शाखा है भौतिक विज्ञान। विज्ञान की पहली शाखा क्या है? भौतिक विज्ञान, जिसे आप पढ़ते होंगे फिजिक्स। क्या पढ़ते होंगे? फिजिक्स। पहली शाखा क्या है? भौतिक विज्ञान। दूसरी शाखा है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान, जिसे आप कहते हैं इंग्लिश में केमिस्ट्री। ठीक है। विज्ञान की तीसरी जो शाखा है उसे हम कहते हैं क्या? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी। ठीक है। अब देखिए, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। देखिए, भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? किसी यंत्र या उपकरण जो भी विज्ञान में प्रयोग किए जाते हैं, उनके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त कर लेना ही क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान कहलाता है। उस वस्तु के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त कर लेना क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान। जबकि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? किसी पदार्थ, उसके धर्म, उसके गुण के बारे में विशेष जानकारी, विशेष ज्ञान प्राप्त कर लेना ही क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान। देखिए, जीव विज्ञान को भी 2 भागों में आगे चल के बांट दिया गया है। जिसे पहला भाग है, क्या कहते हैं इसे? जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान को आप जूलॉजी पढ़ते हैं, जूलॉजी। और इसकी दूसरी शाखा है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। ठीक है। ऐसे आप कहते हैं बॉटनी। बॉटनी। ठीक है। जीव विज्ञान, देखिए, बायो का मतलब ये होता है क्या? बाई का मतलब होता है 2। बाई का क्या मतलब होता है? 2। मतलब जीव विज्ञान की 2 शाखाएं हैं, जंतु विज्ञान या जूलॉजी, जबकि दूसरी शाखा है क्या? वनस्पति विज्ञान, यानी इसे क्या कहते हैं? बॉटनी। देखिए, जंतु विज्ञान किसे कहते हैं? जंतु में जानते हैं हम सभी आ जाते हैं, यानी जीव जंतुओं के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त कर लेना ही क्या कहलाता है? जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान में क्या था? सभी प्राणी आ जाते हैं। वे प्राणी जो क्या करते हैं, जंतुओं में जिनको हम गिनते हैं, जैसे हम हो गए, गाय हो गई, भैंस हो गई, कुत्ते हो गए, और सभी जानवर जो हो गए, उनके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त कर लेना ही क्या कहलाता है? जंतु विज्ञान कहलाता है। जबकि वनस्पति का मतलब क्या होता है दोस्तों? वनस्पति का मतलब होता है पेड़ और पौधे। पेड़ पौधे। ठीक है। तो वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं? पेड़ पौधों के बारे में विशेष जानकारी या विशेष ज्ञान प्राप्त कर लेना ही क्या कहलाता है? वनस्पति विज्ञान कहलाता है। तो देखिए, भौतिक विज्ञान एक अलग सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर
रसायन विज्ञान एक अलग सब्जेक्ट हो जाएगा, जंतु विज्ञान भी एक अलग सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके साथ साथ ही वनस्पति विज्ञान भी क्या हो जाएगा, एक अलग सब्जेक्ट हो जाएगा। हम सभी पढ़ेंगे, भौतिक विज्ञान भी पढ़ेंगे, रसायन विज्ञान भी पढ़ेंगे, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, सारे सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। बस यहाँ पर हम इनके फादर को जान लेते हैं कि इनके पिता कौन है। देखिए, भौतिक विज्ञान के पिता कौन है, न्यूटन है। कौन है, न्यूटन, ठीक। लेकिन अगर यह पूछा जाएगा आधुनिक भौतिक विज्ञान के पिता कौन है, आधुनिक भौतिक विज्ञान के पिता या आधुनिक भौतिकी के पिता कौन है, तो आप क्या लिखेंगे, आइंस्टीन। क्या लिखेंगे, आइंस्टीन। आइंस्टीन भौतिक विज्ञान के पिता। अगर सिर्फ आपसे यह पूछ लिया जाए कि भौतिक विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, या भौतिक विज्ञान के पिता को आप क्या कहते हैं, जनक। पिता को आप क्या कहते हैं, जनक। जनक, देखिए पिता का जो पर्यायवाची होता है वह जनक होता है, इतना तो आप सभी जानते होंगे। भौतिक विज्ञान के जनक या पिता या फादर कौन है, तो क्या बताएंगे आप, न्यूटन। लेकिन अगर भौतिक विज्ञान के पिता के बारे में पूछा जाए और उसके साथ क्या जोड़ दिया जाए, आधुनिक जोड़ दिया जाए, यानी मॉडर्न फिजिक्स के फादर के बारे में पूछा जाए, तो आप क्या उत्तर देंगे, आइंस्टीन। क्या उत्तर देंगे आप, आइंस्टीन। जबकि रसायन विज्ञान के जनक कौन है, लेवाइजियर। कौन है, लेवाइजियर। लेवाइजियर, इसे आप कभी कभी लेवासियर भी पढ़ते हैं, लेवाइजियर। रसायन विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, लेवाइजियर को कहा जाता है। देखिए, इसे जब हिंदी में हम पढ़ते हैं तो लेवाइजियर पढ़ते हैं, और जब इंग्लिश में लिखा होता है तो लेवाशियर लिखा होता है, ठीक है दोस्तों। जीव विज्ञान को दो शाखाओं में बांटा गया है, जंतु विज्ञान और क्या, वनस्पति विज्ञान। देखिए, जंतु विज्ञान के जो जनक हैं, देखिए जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान, चाहे अगर आपसे पूछा जाए जंतु विज्ञान के जनक कौन है, या आपसे पूछा जाए जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो आप क्या बताएंगे, अरस्तु। क्या बताएंगे दोस्तों, अरस्तु। यानी जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान दोनों के पिता किसे कहा जाता है, अरस्तु को माना जाता है। जबकि वनस्पति के जनक को कहा जाता है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को पेड़ पौधों या वनस्पति विज्ञान का क्या कहा जाता है, जन्मदाता कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो विज्ञान किसे कहते हैं, किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी पदार्थ के बारे में, किसी भी जीव जंतु के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त कर लेना ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। विज्ञान की 3 शाखाएं मुख्यतः होती हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, ठीक है। भौतिक विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं, न्यूटन। जबकि भौतिक विज्ञान के आधुनिक पिता क्या कहलाते हैं, तो आइंस्टीन। रसायन विज्ञान के जनक कौन है, लेवाइजियर, या इन्हें हम लेवाशियर भी कहते हैं। जीव विज्ञान को 2 शाखाओं में बांट दिया गया है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान के जो जनक हैं वो उन्हें अरस्तु को कहा जाता है, जबकि वनस्पति विज्ञान के जनक किसे माना जाता है, थियोफ्रेस्टस को माना जाता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, आज हम चाहे आप जो कहिए वही प्रारंभ करें, तो इस तरीके से तो आप बता नहीं पाएंगे, इसलिए आज हम पहले प्रारंभ कर रहे हैं क्या, भौतिक विज्ञान, ठीक है। हम आपको रसायन विज्ञान भी पढ़ाएंगे, फिर जंतु विज्ञान भी पढ़ाएंगे और वनस्पति विज्ञान भी पढ़ाएंगे। विज्ञान के भौतिक विज्ञान पाठ को प्रारंभ करते हैं, और भौतिक विज्ञान के पहले चैप्टर जिसका क्या नाम है, प्रकाश। आज हम प्रकाश को देखेंगे, ठीक है। हम प्रकाश इसलिए सबसे पहले ले रहे हैं क्योंकि प्रकाश से जो है ज्यादातर प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ प्रकाश पढ़ा रहे हैं पहले, या प्रकाश हमारा ज़्यादा अच्छा है, या प्रकाश हम ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। हम सारे अध्याय जो हैं बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे आपको। देखिए, प्रकाश लेने का उद्देश्य यही है कि प्रकाश आप पहले भी पढ़े हैं, और प्रकाश को समझने में आपको क्या होगी, बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। चलिए, तो बताइए आप प्रकाश किसे कहते हैं। आप सोचिए कि क्या आपको प्रकाश पता है कि क्या प्रकाश होता है। देखिए, प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं, जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। इसका तात्पर्य क्या है दोस्तों, आपने कभी प्रकाश को नहीं देखा होगा, बल्कि प्रकाश के कारण ही हम जो भी वस्तुएं देखते हैं
वह प्रकाश के कारण ही हमें दिखाई देती हैं। अभी आपको पढ़ाएंगे प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन। कोई भी वस्तु हमें तभी दिखाई देती है जब प्रकाश उस वस्तु पर पड़ती है और उस वस्तु के द्वारा प्रकाश परावर्तित होकर हमारे नज़रों पर, हमारी आंखों पर पड़ती हैं। उसी के द्वारा वस्तुएं क्या होती हैं, हमें प्रतीत होती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं हम प्रकाश को नहीं देख सकते हैं, बल्कि प्रकाश के द्वारा ही हम वस्तुओं को देख सकते हैं। देखिए दूसरा, प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। वैद्युत चुंबकीय तरंग है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रकाश एक कण के रूप में व्यवहार करती है। ठीक है, प्रकाश एक तरंग के रूप में भी व्यवहार करती है। तरंग एक अलग अध्याय है, उसको आगे पढ़ेंगे हम। देखिए प्रकाश एक तरंग के रूप में व्यवहार करने के साथ साथ वह कण के रूप में भी व्यवहार करती है। इसी कारण दो गुण प्रदर्शित करने के कारण ही प्रकाश को द्विगुण कारक के नाम से जाना जाता है। अर्थात प्रकाश जो होती है वह वैद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में भी तथा कण के रूप में व्यवहार करती है। इसलिए इन दोनों गुणों को मिलाकर ही प्रकाश का द्विगुण कारक कहा जाता है। यानी प्रकाश चुंबकीय तरंग के रूप में भी कार्य करती है और प्रकाश कण के रूप में भी कार्य करती है। देखिए अब तरंग दो प्रकार की होती है। एक होती है अनुप्रस्थ तरंग। देखिए एक होती है क्या, अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, और दूसरी होती है अनुदैर्ध्य तरंग। हम थोड़ा सा यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग किसे कहते हैं। देखिए अनुप्रस्थ तरंगें जो होती हैं वह माध्यम के चलने के साथ, देखिए जो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं वह माध्यम के साथ साथ गति करती हैं। अनुप्रस्थ तरंगें कण के चलने की दिशा में गति करती हैं, जबकि जो अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं वह माध्यम के कण की चलने की दिशा के लंबवत गति करती हैं। दोस्तों क्या करती हैं, लंबवत गति करती हैं इस तरीके से। ठीक है, यह माध्यम के कणों के लंबवत गति करती हैं। ठीक है, अनुदैर्ध्य, जबकि अनुप्रस्थ जो तरंगे होती हैं वह माध्यम के दिशा में ही गति करती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ एक बात और हो जाती है, प्रकाश कैसी तरंग है। प्रकाश एक तरंग है, तो प्रकाश कैसी तरंग है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। कैसी तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग। अब देखिए कुछ समय तक आपको तो याद रहेगा कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, तो आप याद कैसे करेंगे। देखिए प्रकाश में जो पहला लेटर है, पा में जो रा है, और अनुप्रस्थ में देखिए भी पा में क्या है, रा है। तो आप इसको यहाँ से लिंक कर सकते हैं कि प्रकाश का पा में और रा और अनुप्रस्थ में पा में और रा दोनों क्या हो रहे हैं, एक समान दिख रहे हैं। अर्थात प्रकाश एक क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। देखिए जो पानी में भी तरंगे उत्पन्न होती हैं, जो पानी में तरंगे उत्पन्न होती हैं वह भी कैसी तरंगे होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। जो पानी में भी तरंगे होती हैं वह भी कैसी तरंगे होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। तो यहाँ पर हम इतना चीज पढ़ें कि प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, और इसी ऊर्जा के कारण ही हम वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, देखते हैं या देख सकते हैं। ठीक है, प्रकाश एक चुंबकीय तरंग की भांति व्यवहार करती है तथा एक कण के रूप में भी व्यवहार करती है। इस कारण इन दोनों कारकों के कारण ही प्रकाश का इसे द्विगुण कारक भी कहा जाता है। ठीक है, अब तरंग है प्रकाश एक, तो किस प्रकार की तरंग है, तरंगे दो प्रकार की होती है, एक अनुप्रस्थ तरंग और एक अनुदैर्ध्य तरंग। अनुप्रस्थ तरंगे ऐसी तरंगे होती हैं जो माध्यम के कणों के लंबवत गति करती हैं। ठीक है, मतलब साथ साथ गति करती हैं। जो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं वह माध्यम के कणों के लंबवत गति करती हैं। ठीक है, तो प्रकाश एक कैसी तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। मैंने तरीका भी बताया आपको। अनुप्रस्थ के देखिए पा में जो रा है और प्रकाश के पा में जो रा है, ये पा में रा और ये पा में रा दोनों एक समान मैच कर रहे हैं, तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि प्रकाश कैसी तरंग है। ठीक है, अब प्रकाश की निर्वात में चाल, प्रकाश की निर्वात में चाल, प्रकाश की निर्वात में चाल। दोस्तों प्रकाश की निर्वात में चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है दोस्तों,
निर्वात मतलब क्या होता है, जहाँ यानी प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। जैसे देखिए ध्वनि है, जैसे हम जो बोल रहे हैं वह पहुंच रहा है आप तक, इसके लिए किसी न किसी क्या होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। ठीक है, देखिए वात मतलब क्या होता है, वात मतलब हवा, वायु, और निर मतलब यानी वायु, जहां पर वायु भी ना हो उसे हम क्या कहते हैं, निर्वात, उसे क्या कहा जाता है, निर्वात। अर्थात प्रकाश की निर्वात में चाल जो होती है वह क्या होती है, सबसे अधिक होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, अगर आपसे यह कभी प्रकाश की जो चाल है वह मीटर प्रति सेकंड में ना पूछकर किलोमीटर प्रति सेकंड में पूछ लिया जाए तो आप बता पाएंगे ना, इतना तो आपको पता ही होगा कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलते हैं, पता है कि नहीं। देखिए प्रकाश की निर्वात में चाल कितना है, 3 × 10⁸। अब देखिए इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से 3 जो 3 जीरो है इधर ऐड करेंगे 3000 हो जाएगा, और गुणे 10⁻, यहाँ 3, देखिए 3 घात घट गया तो यहाँ कितना बचा, घात 5। अब देखिए मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए उसमें क्या करते हैं, हम 1000 से भाग दे देते हैं, क्या करते हैं, 1000 से भाग देते हैं। अब 1 जीरो ऊपर 1 जीरो नीचे, फिर देखिए 3 जीरो ऊपर 3 जीरो नीचे कट जाएगा, अर्थात बचेगा 3 × 10⁵। 3 × 10⁵, ये क्या आ जाएगा दोस्तों, किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अर्थात अगर आपसे मीटर प्रति सेकंड में प्रकाश की चाल पूछा जाए तब भी आप बता देंगे कि प्रकाश का निर्वात में चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ होता है, जबकि प्रकाश की निर्वात में चाल किलोमीटर में पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, 3 × 10⁵ होता है। ठीक है दोस्तों, तो प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, अब देखिए सबसे ज्यादा प्रकाश की जो चाल होती है वह निर्वात में होती है, यानी हम कह सकते हैं जो प्रकाश है वह सबसे तेज कहाँ चल सकती है, निर्वात में, निर्वात के बाद वह फिर गैस में चल सकती है, और फिर गैस के बाद वह द्रव में चल सकती है, और उसके बाद किस में चल सकती है, ठोस में। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो प्रकाश की जो चाल होती है वह सबसे अधिक किस में होती है, निर्वात में होती है, जबकि सबसे जो कम होती है वह किस में होती है, ठोस में होती है। ठीक है, तो यह प्रकाश की चाल का क्या हुआ है, घटता क्रम है। कैसा क्रम है, घटता क्रम है। प्रकाश की चाल का कैसा क्रम है, घटता क्रम है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में वह सबसे अधिक 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, जबकि प्रकाश की चाल किलोमीटर प्रति सेकंड में कितना होती है, 3 × 10⁵ होती है। प्रकाश की सर्वाधिक चाल किस में होती है, अधिकतम चाल किस में होती है, निर्वात में होती है, निर्वात के बाद गैस में होती है, गैस के बाद द्रव, और द्रव के बाद फिर किस में होती है, ठोस में होती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमारे प्रकाश में विभिन्न प्रकार की घटनाएं होती हैं। ठीक है, उन्हीं घटनाओं का अध्ययन हम अब बारी बारी से करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, पहले क्या पढ़ेंगे हम, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन। देखिए परावर्तन का मतलब ही होता है दोस्तों टकरा कर लौट जाना। परावर्तन का सीधा तात्पर्य क्या होता है, टकरा कर लौट जाना। जैसे हम किसी गेंद को पकड़ते हैं और किसी दीवार से या जमीन से मारते हैं तो वह जमीन से जाकर टकराती है, पुनः वह हमारे हाथ में वापस आ जाती है। ठीक उसी प्रकार प्रकाश का किसी चिकनी सतह से टकरा कर उसी माध्यम में या उसी दिशा में लौट जाने की घटना जो होती है वह क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। फिर से सुनिए, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी दिशा में लौट जाने की जो घटना होती है वह प्रकाश का क्या कहलाती है, परावर्तन कहलाती है। ठीक है, अब देखिए प्रकाश के परावर्तन से कुछ नियम है। ठीक है, पहले इनका उपयोग देख लीजिए कि प्रकाश का परावर्तन का उपयोग क्या है, प्रकाश का परिवर्तन का क्या है, उपयोग क्या है। देखिए
प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हम वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, देख पाते हैं। प्रकाश का परावर्तन के कारण ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। क्यों देख पाते हैं? देखिए, हमने आपको भी बताया प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। हम कभी भी प्रकाश को देख नहीं सकते हैं। प्रकाश को हम देख सकते हैं नहीं, बल्कि प्रकाश की सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। इसीलिए देखिए, एक चीज और यहाँ बिंदु बनाकर लिख दीजिएगा, प्रकाश पदार्थ नहीं है। आपसे पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी वस्तु है या कौन सी चीज है जो एक पदार्थ नहीं है। तो पदार्थ आप जानते हैं दोस्तों, पदार्थ किसे कहते हैं? ऐसी वस्तु जिसका कुछ ना कुछ क्या हो, भार हो, जिसे हम क्या कर सकें, देख सकें, तथा जिसे हम क्या कर सकें, महसूस कर सकें, ठीक, और जिसे हम छू सकें, वह क्या कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। तो आप जानते हैं हम प्रकाश को छू नहीं सकते हैं, प्रकाश को हम छू नहीं सकते हैं, और ना ही हम प्रकाश को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, और ना ही प्रकाश का कुछ भार होता है। प्रकाश का कुछ भार भी नहीं होता। जबकि पदार्थ की परिभाषा यही होती है जिसका कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, भार होना चाहिए, जो रखने के बाद कुछ क्या करे, जगह को क्या करे, घेर ले, और जिसे हम क्या कर सकें, देख सकें। तो इसमें से दो कंडीशन बिल्कुल फुलफिल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ना तो हम प्रकाश को देख सकते हैं और ना ही प्रकाश का कुछ वजन होता है। इसलिए यह सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि प्रकाश एक पदार्थ नहीं है। प्रकाश क्या नहीं है? प्रकाश एक पदार्थ नहीं है। और लगभग दुनिया की सारी वस्तुएं क्या होती हैं, पदार्थ होती हैं, ठीक है। जबकि जो प्रकाश है एक पदार्थ नहीं है। क्यों नहीं है, यह आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि न तो इसको हम देख सकते हैं और ना ही इसका कुछ भार होता है, ठीक है। तो वस्तुओं को हम देख इसलिए पाते हैं, देखिए प्रकाश के परावर्तन के कारण ही दोस्तों हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश सूर्य से निकलती है या किसी अन्य स्रोत से निकलती है, तो वह जाकर क्या करती है, टकराती है। वह क्या करती है, किसी भी सतह से जाकर टकराती है। टकराने के पश्चात जब प्रकाश हमारी आंखों पर पड़ती है, तो आंखों पर पड़ने के कारण ही हम उस वस्तु को देख पाते हैं जहां से प्रकाश क्या हुई रहती है, टकराई रहती है, ठीक है। अब देखिए, प्रकाश के परावर्तन आपने देख लिया। प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी दिशा में लौट जाने की घटना ही क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। देखिए, प्रकाश के परावर्तन के, देखिए यहाँ पर हमने बता दिया सतह, क्या बना दिया, सतह। मान लीजिए कोई हम दर्पण ले लिए हैं या सतह ले लिए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो है प्रकाश आ रही है, यहाँ से क्या आ रही है, प्रकाश आ रही है, ठीक है। अब देखिए प्रकाश आ रही है यहाँ से। अब प्रकाश की किरणें जो होती हैं वह आकर इस सतह से क्या करती हैं, टकराती हैं, और पुनः उसी दिशा में क्या करती हैं, लौट जाती हैं। प्रकाश की यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। देखिए, वे किरणें जो सूर्य से, वे किरणें जो प्रकाश स्रोत से आ रही हैं दर्पण तक, उन्हें हम कहते हैं आपतित किरण। उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, आपतित किरण। और दर्पण से, देखिए इन्हें कहते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट माने आने वाली और रेज माने किरणें। इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब यह आपतित किरण यानी सूर्य से निकलने वाली या जो है प्रकाश स्रोत से निकलने वाली किरण इस सतह पर आई, इस सतह से क्या हुई, टकराई, इस सतह से क्या हुई, टकराई। टकराने के पश्चात उसी दिशा में क्या हुई, परावर्तित हो गई। तो इस जाने वाली किरण को ही, क्योंकि यह परावर्तित हो रही, परावर्तित से क्या हो जाएगा, परावर्तित किरण। परावर्तन से क्या हो जाएगा, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है। देखिए इसे आई से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इसे कहते हैं इंसिडेंट रे, इसे कहते हैं रिफ्लेक्ट रे। इसे हम क्या करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब देखिए जहां पर आपतित किरण आकर मिलती, आपतित किरण गिरती है और जहां से परावर्तित किरण क्या होती है, वापस जाती है। यदि वहां पर हम क्या करें, एक अभिलंब खींच दें, एक क्या खींच दें, अभिलंब, अभिलंब खींच देते हैं, ठीक है। अभिलंब, वहां से क्या खींचते हैं, एक अभिलंब खींच देते हैं। तो यहाँ से प्रकाश के परावर्तन से दो नियम बन करके आते हैं। प्रकाश के परावर्तन से दो नियम बन कर आते हैं, ठीक है। अब देखिए पहला नियम क्या है, पहला नियम है, देखिए पहला नियम क्या है, देखिए प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण यानी आपतित किरण, सतह से टकरा कर लौटने वाली किरण यानी परावर्तित किरण, तथा अभिलंब, तथा अभिलंब
तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी आप कह सकते हैं पहला नियम, देखिए नियम, नियम यानी क्या लिखेंगे, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। परावर्तन के कितने नियम है दोस्तों, 2। तो आपसे कभी कभी यही पूछ लिया जाता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो आप बताएंगे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, 2। पहला क्या है, देखिए आपतित किरण, पहला क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तथा अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों कहाँ होते हैं, एक ही तल में। देखिए प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण आपतित किरण कहलाएगी दोस्तों, यहाँ से टकरा कर लौटने वाली किरण क्या कहलाएगी, परावर्तित किरण। उन पर खींचा गया अभिलंब, देखिए तीनों एक ही तल में है कि नहीं, इसी दर्पण पे दोस्तों, यानी एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या होता है, देखिए आने वाली किरण है, देखिए दोस्तों आने वाली, प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, जो कोण बनाती है उसे हम क्या कहते हैं, आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन कोण। आपतन कोण क्यों कहते हैं, देखिए आपतित से ही दोस्तों क्या बना है, आपतन बन गया, आपतित से ही क्या बन गया है, आपतन, यानी इसे हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। देखिए टकरा कर लौटने वाली परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। उसे क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। ज्यादा कठिन नहीं दोस्तों, देखिए परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसे हम कहेंगे परावर्तन कोण, जबकि आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसे हम क्या कहेंगे, आपतन कोण। तो देखिए यही कहा गया है कि जितने कोण से, जितना आपतन कोण होता है, यानी जितना कोण आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है, उतने ही कोण से परावर्तित किरण उसी माध्यम में या उसी दिशा में लौट जाती है। अर्थात कहने का मतलब क्या है, आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, बराबर होते हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यह दोनों नियम यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यह दोनों नियम प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो आप बताएंगे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, 2 नियम है। पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए प्रकाश, अगर प्रकाश स्रोत से निकल रही है तो इसका किसी न किसी सतह से टकराना क्या है, फिक्स है, वह किसी न किसी सतह से जरूर टकराएगी। अब डिपेंड करता है उस सतह पर कि वह सतह कितना प्रकाश की किरणों को परावर्तित करेगी। देखिए जितना ज्यादा जिस सतह से प्रकाश टकरा रही है, जितना ज्यादा सतह वह क्या होगी, चमकीली होगी। जितनी ज्यादा सतह वह क्या होगी, चमकीली होगी। प्रकाश का परावर्तन उस चमकीली सतह से उतना ही अधिक होता है। अर्थात प्रकाश का परावर्तन सबसे ज्यादा चिकनी सतह से होता है। इसीलिए ज्यादा, देखिए प्रकाश के परावर्तन के कारण ही, जैसे देखिए दीवार होते हैं जो, अगर आपका घर ही है, अगर आपके घर का प्लास्टर हो जाए, उसके बाद क्या लग जाए, उसमें जो पुट्टी वगैरह लगता है, चूना लग जाए, तो देखिए आप एक ही बल्ब जलाते हैं तो वहां पर प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, बहुत ही अधिक होता है। तो यह प्रकाश के परावर्तन की घटना के कारण होता है कि वह आपको पूरा कमरा क्या दिखता है, एकदम जगमग दिखता है। ठीक है, जगमग जगमग दिखता है, जो भी है यह प्रकाश के परावर्तन के कारण ही होता है। तो प्रकाश का परावर्तन होता है सतह से, एकदम श्योर है। लेकिन एक ऐसी जगह का नाम बताइए जहां से प्रकाश का परावर्तन होता ही नहीं है, अर्थात वहां पर अगर प्रकाश पहुंच जाए तो जाने के पश्चात वह वहां से लौटेगा ही नहीं। बता सकते हैं आप, तो वह है क्या दोस्तों, नोट करके लिखिएगा। यानी प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन ब्लैक होल, क्या कहते हैं दोस्तों, ब्लैक होल से नहीं होता। यानी दोस्तों होता है,
ब्लैक होल की घटना आप सुने ही होंगे। देखिए ब्लैक होल जो होता है एक काला जो होता है होल की तरह होता है, अगर इसमें प्रकाश क्या होती है प्रवेश कर जाती है तो वहां से परावर्तित नहीं हो पाती। तो यह पेपर में पूछा भी गया है कि वह कौन सी जगह है जहां से प्रकाश का परावर्तन ना के बराबर होता है, यानी होता ही नहीं है, तो वह क्या होता है, ब्लैक होल होता है। आशा करता हूं दोस्तों प्रकाश का परावर्तन आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब प्रकाश के परावर्तन से हम क्या करते हैं, देखिए इसका उपयोग देख ही लिए कि प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हम वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर हमें ज्यादा प्रकाश का परावर्तन करवाना है या करना है तो क्या करेंगे, हम उस सतह को क्या करेंगे और ही चमकीली बना देते हैं, उस पर पॉलिश वगैरह कर देते हैं ताकि वहां से प्रकाश का परावर्तन क्या हो, ज्यादा। अब चलिए हम प्रकाश के परावर्तन से न्यूमेरिकल देख लेते हैं, जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं एग्जाम में आपके, ठीक है। देखिए पहला, इसको आप क्वेश्चन 1 दीजिए। यदि प्रकाश की आपतित किरण अभिलंब के साथ 35 डिग्री का कोण बना रही हो तो परावर्तन कोण का मान बताइए। देखिए दोस्तों क्या है क्वेश्चन, इसी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। जो है प्रकाश के परावर्तन से पूछे जाने वाले जो प्रश्न होते हैं ज्यादा कठिन नहीं होते हैं, जनरली सरल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, बस हमारे समझने में क्या होती है फेरबदल होती है। देखिए यदि प्रकाश की आपतित किरण अभिलंब के साथ 35 अंश का कोण बना रही हो तो परावर्तन कोण का क्या बताना, हमें मान बताना है। देखिए दोस्तों हम आपको समझा दे रहे हैं, यह है क्या, सतह है जहां से प्रकाश की किरणें क्या होंगी, आकर टकराएंगी। देखिए ये अभिलंब है, क्या है अभिलंब, पहले खींच देते हैं। देखिए कह क्या रहा है, यदि प्रकाश की आपतित किरण मतलब देखिए ये स्रोत है दोस्तों, मान लीजिए यह स्रोत है, प्रकाश स्रोत कुछ भी हो सकता है, आपका लाइट ही हो सकता है या सूर्य हो सकता है, वहां से किरणें क्या होती हैं, आपतित होती हैं। क्या होती हैं, आपतित होती हैं। अब देखिए यही कह रहा है, यदि आपतित किरण किसके साथ, अभिलंब तो यही दोस्तों ना, इसे नॉर्मल कहते हैं यन, अभिलंब के साथ कितने अंश का कोण बना रही है, 35 अंश का कोण बना रही है। तो कह रहा है परावर्तन कोण का मतलब, आप जानते हैं दोस्तों सूर्य की जो किरणें होंगी वहां आएंगी, सतह से टकराएंगी और क्या करेंगी, लौटेंगी, ठीक है। आपको अभी बताया प्रकाश का दूसरा नियम याद रखिए, प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्ट आपतन कोण नहीं दिया, बल्कि यह दे दिया कि आपतित किरण अभिलंब के साथ कितना कोण बना रही है, 35 अंश, यानी यह आपतन कोण ना दे करके इनडायरेक्ट रूप में बता दिया है कि 35 अंश का बना रहा है। तो बताइए यदि आपतित किरण अभिलंब के साथ कितना कोण बना रही है, 35 अंश, तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कितना अंश बनाएगी दोस्तों। तो आप जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जितना आपतन कोण है उतना ही परावर्तन कोण का भी क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा, ठीक है। यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आपतित किरण अभिलंब के साथ 35 अंश का कोण बना रही है, तो परावर्तित किरण भी अभिलंब के साथ कितने अंश का कोण बनाएगी, 35 अंश का कोण बनाएगी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, आप लोग एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठा करिए। देखिए यदि आपतित किरण सतह के साथ, ऐसे लिख दे रहा हूं, दर्पण की सतह के साथ 40 अंश का कोण बना रही हो, तो परावर्तन कोण व अपवर्तन कोण का मान बताइए। अपवर्तन नहीं दोस्तों, परावर्तन कोण व आपतन कोण
का मान बताइए, का मान बताइए। देखिए अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। यहाँ पर क्या कर रहा है, यदि आपतित किरण दर्पण की सतह के साथ, अब की बार अभिलंब नहीं दिया दोस्तों, बल्कि क्या कर रहा है, ये दर्पण है, दर्पण की सतह के साथ, यानी यह आपतित किरण अब ये कोण नहीं बल्कि दर्पण की सतह के साथ यानी एक कोण बनाएगी के साथ 40 अंश का कोण बना रही है। देखिए दोस्तों ये कितने अंश का कोण बना रही है, 40 अंश का। तो परावर्तन कोण यानी इस कोण का मान बताना है, व आपतन कोण यानी इस कोण का मान बताना है। तो आप बता सकते हैं, देखिए क्योंकि आप पहले इसको मिटा दीजिए, हम मिटा रहे हैं। देखिए ये आपतित किरण हो गई, आपतित किरण जो है वह समतल या वह दर्पण के साथ कितने अंश का बनाई, 40 अंश का। अब हम इस पर क्या करते हैं, अभिलंब खींच देते हैं। आप यह जानते हैं किसी भी रेखा पर खींचा गया जो अभिलंब होता है वह उस रेखा के साथ कितने अंश का कोण बनाता है, 90 अंश का, यानी एक कोण कितने अंश का हो जाएगा, 90 अंश का। अब बताइए अगर यह पूरा कोण दोस्तों कितने अंश का है, 90 अंश का है, तो इतना कोण अगर 40 अंश का हो तो आप जानते हैं यदि 90 अंश में से हम 40 अंश को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो इस वाले कोण का मान हमें क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। तो आप बताइए 90 में से यदि हम 40 अंश को घटाते हैं तो कितना अंश बचेगा, 50 अंश। क्या आपको समझ में आया। देखिए आपतित किरण समतल दर्पण के साथ 40 अंश का कोण बना रही थी, लेकिन किसी भी रेखा पर डाला गया जो लंब होता है वह उस रेखा के साथ 90 अंश का कोण बनाता है, यानी इस पूरे कोण का मान कितना है, 90 अंश। अब उस 90 अंश में इतने कोण का मान दिया दोस्तों आपको, 40 अंश। तो आप जानते हैं यदि 90 अंश में से हम 40 अंश का मान घटा दें तो शेष कोण का मान हमें पता हो जाएगा, बिल्कुल पता हो गया, यानी वह कितने अंश का है, 50 अंश का। अब यह जानते हैं कि आपतित किरण दर्पण के साथ कितना कोण बनाई, 50 डिग्री का, तो उतना ही कोण परावर्तित किरण भी अभिलंब के साथ बनाएगी, यानी फिर वही प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम लागू होगा कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी अगर यह 50 अंश है तो यह भी 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यानी प्रकाश की जो किरण है वह आपतित किरण, प्रकाश की जो आपतित किरण है वह अभिलंब के साथ अब 50 अंश का कोण बना रही है, इसलिए परावर्तित किरण भी अभिलंब के साथ कितने अंश का कोण बनाएगी, 50 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है। प्रश्न देखिए, प्रश्न के तरीके में कुछ बदलाव भी हो सकता है। जैसे यहाँ आपतित किरण के स्थान पे क्या दे देता, परावर्तित किरण, क्या दे देता दोस्तों, परावर्तित किरण दे देता, परावर्तित किरण। तो आप क्या करते हैं, देखिए अब यहाँ पर इस कोण का मान दिया, मिटा दे रहे हैं इसको। देखिए अब यहाँ पर दर्पण है, दर्पण के साथ देखिए ये जो किरण परावर्तित हो रही है, इस परावर्तित किरण दर्पण के साथ कितना अंश का कोण बना रही है, 40 अंश का। किसका अंश कोण, कितने अंश का कोण बना रही है, 40 अंश का। तो परावर्तित किरण पर क्या करेंगे, आप अभिलंब डाल देंगे। आप जानते हैं किसी भी रेखा पर डाला गया अभिलंब कितना होता है, 90 अंश का होता है। ये गणित में आपको हम बताएंगे जब जो ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तब। तो 90 अंश का कोण बनाता है, 90 अंश का कोण बनाएगा, तो अब इस पूरे कोण का मान कितना है, 90 अंश। अगर इस 90 अंश में से हम 40 अंश को क्या करते हैं, निकाल देते हैं, तो पुनः इस कोण का मान कितना बन जाएगा, 50 अंश। अब यदि परावर्तित किरण अभिलंब के साथ 50 अंश का कोण बनाते हुए जा रही है तो स्वाभाविक है जो किरण आपतित हुई होगी वह भी अभिलंब के साथ कितना अंश का कोण बनाई होगी, 50 अंश का। क्या आपको समझ में आया दोस्तों। यानी आपतित आपतन कोण, परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आज प्रकाश पे हम कुछ प्रकाश के बारे में समझे और प्रकाश के परावर्तन के बारे में समझे। आपको ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों, आप कमेंट करके बताइएगा ताकि हम इसको आगे कंटिन्यू कर सकें, और बाकी वीडियो कल हम पढ़ाएंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।